गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ओके बच्चों, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहले एस्टेब्लिश कर लेते हैं डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के बाद कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पे हम लोग देख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज स्टैटिक इलेक्ट्रॉन के एक्यूमुलेट होने से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रोस्टैट एक चैप्टर भी है फिजिक्स में 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर। तो उसमें हम स्टैटिक चार्ज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए इन कंपैरिजन ऑफ प्रोटॉन इन पर्टिकुलर सब्सटेंस और एटम और मॉलिक्यूल और आयन व्हाटएवर भी, तो हमारा कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाता है इन कंपैरिजन ऑफ प्रोटॉन। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम लोग बोलते हैं कि जितने n q इज इक्वल टू एन ई, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है आपके इन कंपैरिजन ऑफ प्रोटॉन, n होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं होता है q इज इक्वल टू एन ई में। q इज इक्वल टू एन ई में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में n होता है कि प्रोटॉन के कंपैरिजन में कितने ज्यादा या कितने कम इलेक्ट्रॉन है, वो n होता है q इज इक्वल टू एन ई में। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता q इज इक्वल टू एन ई में n। ओके, इलेक्ट्रॉन में कंसिडरेबल वेव नेचर आ गया। हम लोग जानते हैं कि वेव नेचर ऑफ पार्टिकल वेव, डी ब्रोगली वेव, मैटर वेव h अपॉन p और h अपॉन mv। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन। हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद हमें यह भी कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम, एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं बतलाई जा सकती। तो हम पूछे कि इलेक्ट्रॉन साहब आप कहाँ हो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा मैं शायद इधर उधर हूं, पर एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूं। बस इसे ही वेव नेचर बोलते हैं, इसे ही वेव मैकेनिकल मॉडल की स्टार्टिंग बोलते हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद हम बिल्कुल नहीं बता सकते कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन रहता है पर कहाँ रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए बहुत घुमक्कड़ हो, आप बहुत घुमक्कड़ हो, आसपास आपके मोहल्ले में आप घूमते फिरते रहते हो, घर वालों को ये नहीं पता कि एक पर्टिकुलर किस घर में मिलेगा बेटा। इधर उधर आप कहीं पे मिलते हो सकता है 2, 5, 7 किलोमीटर के दायरे में कहीं ना कहीं हो। बट ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि कुछ लोगों के पास आप बैठना पसंद करते हो, बतलाना पसंद करते हो, मिलना पसंद करते हो, कुछ लोगों से बिल्कुल नहीं करते। तो जहां पर आपके मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, हम बोलेंगे कि हाँ वहां पर होगा, पर एग्जैक्टली हमें नहीं पता इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन बीइंग तो एक बड़ा पार्टिकल है, तो उसमें तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन नेग्लिजिबल रहती है। उसकी तो सर्टेनली हम पोजीशन बता सकते हैं, पर इलेक्ट्रॉन की नहीं बता सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही हाई स्पीड से एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में मूव करता है। पोस्ट मॉडल बोलता है 2.18 10⁻⁶ Z/n 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। हाई स्पीड नहीं होती, वेरी वेरी हाई स्पीड होती है। तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम, एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी, एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी एग्जैक्टली बताना, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताना इम्पॉसिबल है। और वहीं से ही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कोरिलेट करता है, और वहीं से ही वेव नेचर कोरिलेट करता है। और यही से हम इसको वेव, इलेक्ट्रॉन को एक वेव मानने लगे, इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह कंसीडर किया जाने लगा। आज हम उस हाइपोथेटिकल वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे, एक हाइपोथेटिकल वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ मैथमेटिकल गेम है, जो सिर्फ मैथमेटिकल गेम है। असलियत में किसी ने नहीं देखा ऑर्बिटल, पर सारा जलवा 2 साल तक ऑर्बिटल का है, इसी कॉन्सेप्ट का है। हम वेव मैकेनिकल मॉडल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल को ही लेकर चलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल को ही लेकर चलते हैं पूरी केमिस्ट्री को समझने के लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल को ही लेकर चलते हैं पूरी केमिस्ट्री को समझने के लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल इज यूजफुल। ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट इज कौन कॉन्सेप्ट, पर क्वेश्चन आएंगे बहुत थ्योरी पे, तो हम ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और मार्क्स लेके आएंगे, क्योंकि उससे सिलेक्शन होता है, उससे रैंक आती है, और उससे बड़े बड़े पैकेज लगते हैं। हम बड़ी बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं, यही रास्ता है, यही उसकी सीढ़ी है। तो दोस्तों, नॉलेज इज द बिगेस्ट पावर। ओके फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन को जिस तरह वेव नेचर एस्टेब्लिश होने के बाद, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के बाद, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद, इरविन ऑस्टियन एक साइंटिस्ट थे, ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे, इरविन श्रोडिंगर। उन्होंने 1926 में इलेक्ट्रॉन को एक वेव मानते हुए, जब वेव, इलेक्ट्रॉन के बारे में वेव नेचर एस्टेब्लिश कॉन्सेप्ट हो गया, तो उन्होंने इसी दुनिया को आगे बढ़ाया। और इरविन श्रोडिंगर
ने इलेक्ट्रॉन को एक वेव माना और हर वेव की अपनी इक्वेशन होती है, मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। तो इलेक्ट्रॉन वेव की भी अपनी इक्वेशन है। हर इक्वेशन, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, हर मैथमेटिकल इक्वेशन के अपने सॉल्यूशन होते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉन वेव के लिए भी अपने सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रॉन वेव के लिए भी अपने सॉल्यूशन है। इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। एक सॉल्यूशन मतलब एक ऑर्बिटल, 2px ऑर्बिटल के लिए एक वेव फंक्शन होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन के तहत जो मिलने वाला है। लेकिन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के तो बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन आपको निकालने आते हैं, मॉडुलस फंक्शन के मैथ वाले बच्चों को निकालने आते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के निकालने आते हैं, साइन थीटा कोस थीटा के सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्री में आपको निकालने आते हैं, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के निकालने आते हैं। पर मेरे दोस्तों, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मैथ्स दैट यू स्टडी अप टू 12th स्टैंडर्ड। तो उसके सॉल्यूशन कैसे आए? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन तो हर बच्चा निकालना जानता है, 10th में पढ़ चुका है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपका पॉलिनोमियल जितना भी होगा, 3rd डिग्री, 5th डिग्री, 2nd डिग्री, हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल आप 11th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में पढ़ते हो। मेडिकल वाले बच्चे नहीं, नॉन मेडिकल वाले बच्चे, तो उनके सॉल्यूशन तो आप निकालना जानते हो। लेकिन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक ऐसी अजीबोगरीब सी इक्वेशन है जिसके सॉल्यूशन आपके लिए निकालना बियॉन्ड द स्कोप है। तो वो इक्वेशन आपको देखनी है डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में, जेई नीट में वो इक्वेशन पूछेंगे, जेई में नीट की, तो ये फिक्स कहानी है। उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉन वेव, जिसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो, साउंड वेव एक चैप्टर है, तो साउंड वेव की अपनी वेव फंक्शन पढ़ते हो हर किसी का। रोप वेव, स्टैंडिंग वेव फिजिक्स में आप पढ़ते हो। रोप वेव, एक रोप में एक बम्प दे दिया तो उस रोप में वेव एनर्जी फ्लो करती है, वेव जनरेट होते हैं, उससे आप रोप वेव की इक्वेशन पढ़ते हो, उसका भी आप वेव फंक्शन पढ़ते हो। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशंस को आप इलेक्ट्रिक वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में उनकी इक्वेशन पढ़ते हो। फिजिक्स में सबकी इक्वेशन पढ़ते हो। तो इरविन श्रोडिंगर ने, इलेक्ट्रॉन एक मैटर वेव है, डी ब्रोगली वेव है, इलेक्ट्रॉन एक साइनसोइडल वेव है, इलेक्ट्रॉन एक 3 डायमेंशनल वेव है, इलेक्ट्रॉन एक स्टैंडिंग वेव है, इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी वेव है। बहुत वेव के नाम इलेक्ट्रॉन वेव को दे सकते हैं, अभी हम सब लिखेंगे बारी बारी। इसकी भी अपनी इक्वेशन है। पहले एक बेसिक, सारा गेम आज मैथमेटिकल है, सारा गेम मैथमेटिकल है। कुछ इक्वेशन दी किसी साहब ने, उस इक्वेशन के सॉल्यूशन से जो ग्राफ आया, जैसे y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ, तो एक 1 डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाता है। एक प्लेन एक चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में, तो प्लेन की इक्वेशन आप जानते हो, उसके लिए 2 वेरिएबल चाहिए। स्फीयर की इक्वेशन आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, स्फीयर की इक्वेशन पढ़ते हो। स्फीयर एक 3 डायमेंशनल ग्राफ है स्फीयर, तो उसकी भी x y z तीनों कोऑर्डिनेट आएंगे। लेकिन प्लेन में बस 2 ही कोऑर्डिनेट आएंगे, क्या तो x y या y z या z x, कोई भी 2 कोऑर्डिनेट आएंगे, क्योंकि वो 2D प्लेन में 2 डायमेंशन 2 कोऑर्डिनेट ही काफी हैं। लेकिन स्फीयर की इक्वेशन बनाने चलोगे तो आपको x y z तीनों वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन वेव भी एक 3 डायमेंशनल वेव है, इलेक्ट्रॉन वेव भी एक 3 डायमेंशनल वेव है। रिप्रेजेंटेशन अलग चीज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वेव भी एक 3 डायमेंशनल वेव है। तो उसमें x y z तीनों वेरिएबल आएंगे, उसमें x y z तीनों वेरिएबल आएंगे, उसमें x y z तीनों वेरिएबल आएंगे आपके x y z। मैथमेटिक्स में आप 2 तरह के मैथमेटिक्स वाले बच्चे 2 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं। एक तो एक्स वाई जेड, जिसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। उसमें 3 पैरामीटर यूज करते हैं, एक्स वाई एंड जेड, 3 पैरामीटर यूज करते हो एक्स वाई जेड। अगर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर आप पढ़ो, वो आप कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में पढ़ते हो, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में पढ़ते हो। तो कॉम्प्लेक्स चैप्टर पढ़ते हो और सबसे कॉमनली यूज होता है। वैसे पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहीं पे भी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मैथमेटिक्स में जेई की प्रिपरेशन आपका छोट-मोट यूज कर सकते हो, क्योंकि उससे काफी आसान हो जाता है कई सारी कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के क्वेश्चन करना, उनको कंपेयर करना। पर कॉम्प्लेक्स नंबर में तो ये सिग्निफिकेंट यूज रखता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसमें भी 3 पैरामीटर है। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इसके डिस्कशन में सॉल्यूशन, इसकी आप लोग पूरा एक्सप्रेशन, पूरा डेरिवेशन भी देख सकते हो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। लेकिन इसका सॉल्यूशन है, उसके सॉल्यूशन
निकालना आपका काम नहीं है बिल्कुल, लेकिन जो सॉल्यूशन आएंगे उनके एनालिसिस करने पर जे एडवांस बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछती है, बड़े सिंपल से। कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है, कुछ चीजें अपने आप ध्यान रह जाएंगी, और कुछ नोट के फॉर्म में लिख लिख के हम लोग ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों स्टे ट्यून, जैसे ही आप लोग कंप्लीट करोगे इस टॉपिक को, तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं अटकेंगे, इस चीज की गारंटी है। जे एडवांस, जे मेन, नीट के कोई भी क्वेश्चन हो तो बस उस मैथमेटिकल लिमिटेशन के अलावा हम बाकी सब कुछ समझेंगे। मेडिकल वाले बच्चों के लिए थोड़ा चैलेंज और बढ़ जाता है, लेकिन आपके क्वेश्चन बड़े प्यार से हो जाएंगे। आपको जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूछ सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता है पेपर बनाने वालों को कि कहां तक स्कोप है, कहां तक हम क्वेश्चन दे सकते हैं, कहां तक हम क्वेश्चन दे सकते हैं। तो एनालिसिस वाला पार्ट जे एडवांस पूछता है। आजकल का ट्रेंड है, आजकल पिछले 10 सालों का ट्रेंड है कि जे एडवांस को बहुत मॉडल बहुत पूछ चुके, फोटो इलेक्ट्रिक के बहुत पूछ चुके, पिछले 40 50 60 सालों में पूछ पूछ के थक चुके हैं वो। और जे एडवांस बोलता है कि अब मैं वेव मैकेनिकल मॉडल से, क्योंकि वेव मैकेनिकल मॉडल बच्चों को चमकता नहीं है, तो मेरे लिए बेस्ट टॉपिक है वेव मैकेनिकल मॉडल। ताकि ये रिजेक्शन एग्जामिनेशन है, सिलेक्शन एग्जामिनेशन नहीं है। ये 1% लोगों को सिलेक्ट करता है, लेस देन 1%, 1.1% लोगों को सिलेक्ट करता है, और बाकी सबको रिजेक्ट करता है, मोर देन 99। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आर नॉट बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन आर सिलेक्शन एग्जामिनेशन, वो हर किसी को इंक्लूड करते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और रिजेक्शन एग्जामिनेशन, दे रिजेक्ट मोर एंड सिलेक्ट ए फ्यू। ओके दोस्तों, तो सब इक्वेशन की तरह इसकी भी एक इक्वेशन है। तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज बैठा लो, आज हम पूरा मैथमेटिकल गेम देखने वाले हैं। आज हम पूरा मैथमेटिकल इक्वेशन से स्फीयर की इक्वेशन बनती है, स्फीयर का ग्राफ बनता है, हर इक्वेशन से कुछ ना कुछ ग्राफ बन सकता है, चाहे 1D का स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, 2D का एक प्लेन वाला ग्राफ हो। ये सुन लो, प्लेन चैप्टर आप पढ़ते हो मैथमेटिक्स में, 3D वाला स्फीयर चैप्टर आप पढ़ते हो, 2D का पैराबोला, हाइपरबोलिक, एक्सपोनेंशियल ग्राफ सब 2D के, एक बस एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, दो ही एक्सिस खींचते हो, वाई जेड भी नहीं खींचते आप ग्राफ बनाते टाइम। तो ज्यादातर 99% जो ग्राफ होते हैं वो तो दो ही एब्सिस ऑर्डिनेट, दो ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दो ही एक्स वाई पैरामीटर से काम चल जाता है। तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती। 3 डायमेंशन वाले ग्राफ आप लोगों के काम नेग्लिजिबल आते हैं, पूरे जेई के प्रिपरेशन में भी नेग्लिजिबल आते हैं। जहां 3D की बात आ गई वहां पर चीजें अपने आप इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, अपने आप एक लेवल ऊपर हो जाता है, हर माइंड की कैपेसिटी थोड़ा थोड़ा बाहर जाने लगता है। तो ये वेव मैकेनिकल मॉडल इज एग्जांपल ऑफ 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन वेव। तो इरविन श्रोडिंगर, मैं बात कर रहा हूं वेव मैकेनिकल मॉडल, श्रोडिंगर्स वेव मैकेनिकल बोलो या क्वांटम, यहां पे भी एनर्जी क्वांटाइज है। बोस मॉडल में एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज था, उसके बदल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वो सब भी क्वांटाइज हो गई। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम वेव या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है ये मॉडल भी। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी सोल्व की जा सकती है 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एज वेल एज मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ये सिग्निफिकेंट मोर एक्यूरेट रिजल्ट देती है, लेकिन उनमें मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वेव मैकेनिकल मॉडल भी प्रिसाइज रिजल्ट नहीं देता है। तो इरविन श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन बनाई, उसकी भी अपनी खामी है, उसकी भी अपनी लिमिटेशन है कि इट गिव्स करेक्ट सॉल्यूशन, ऑलमोस्ट प्रिसाइज सॉल्यूशन फॉर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जस्ट लाइक बोस मॉडल देता था। लेकिन वो तो ऑर्बिटल की बात नहीं करता था, वो तो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल 2D सर्कुलर पाथ की बात करता था। यहाँ पे हम 3D की बात करने लगेंगे। ऑर्बिट एक 2D था, एक प्लेन में था, एक सर्कल था, 3D में स्फीयर आ गया, 3D में ये सारे ऑर्बिटल आ गए, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। तो 2D से 3D की तरफ हम लोग जाते हैं, एक ऑर्बिट से ऑर्बिटल की तरफ हम लोग जाते हैं जब हम पढ़ते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम।
ये न्यूक्लियस है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन है। हमने पूछा कि इलेक्ट्रॉन साहब कहाँ हो, इलेक्ट्रॉन ने बोला मुझे ही नहीं पता मैं कहाँ हूं, क्योंकि मेरी एग्जैक्ट पोजीशन ऊपर वाला भी नहीं निकाल सकता। देयर इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मोमेंटम, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मैं कहीं पे मिलता हूं, कहीं पे नहीं मिलता हूं, जहां मुझे पसंद है मेरी फोटो खींच लो। ये सब इमेजिनरी चीजें, किसी ने फोटो नहीं खींची आज तक इलेक्ट्रॉन की। समझने के लिए सब कुछ मैं समझा रहा हूं, so that you can understand the concept. साइंस बहुत सर सारी। जो आपने लिखवाओगे वो हम 12th वालों को लिखना है? हाँ हाँ हाँ, लिखो, सब कुछ लिखो, राइट एवरीथिंग। जो बोल रहा हूँ वो भी लिखना है, ज्यादातर चीजें मैं इसमें लिखवा दूंगा जो बोल रहा हूँ। अभी तो मैं बैकग्राउंड बना रहा हूँ पूरा, आपके सोचने का तरीका है, पढ़ते टाइम आपको कैसे सोचना है। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में जहां जहां पर ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल, मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रॉन की फोटो खींची, इलेक्ट्रॉन इधर मिला, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को मैं ये बाउंड्री नहीं दिखाता हूं, बस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इधर है। मैंने बोला, और न्यूक्लियस को एक मैं छोटी सी बिंदी से दिखा लेता हूं, ये न्यूक्लियस। मैंने इलेक्ट्रॉन की फोटो खींची, मैं थोड़ी बड़ी बिंदी से दिखा लेता हूं न्यूक्लियस को, ठीक है, आपको दिखे ताकि। मैंने इलेक्ट्रॉन की फोटो खींची, ये मेरी एक्स एक्सिस है। किसी ने फोटो नहीं खींची है तो एक इक्वेशन आती है, हर इक्वेशन से ग्राफ बनता है, और किसी इक्वेशन के बने हुए ग्राफ को मैं एक कहानी के तौर पर फोटो खींच के दिखा रहा हूं। खींच मेरी फोटो, ऐसे बोलता है इलेक्ट्रॉन। तो आपने इलेक्ट्रॉन की फोटो खींची, इलेक्ट्रॉन इधर मिला, इधर मिला, आप स्नैप लेते चले गए, कीप ऑन टेकिंग द स्नैप्स ऑफ इट। तो इलेक्ट्रॉन इधर मिला, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बोला भाई साहब कहाँ है इलेक्ट्रॉन, बोला मुझे ही नहीं पता, बस तुम मेरी फोटो खींच लो, खींच मेरी फोटो, जहां दिख जाऊं वहीं पे अपने आप को खुश नसीब समझना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिला, यहाँ पर मिला इलेक्ट्रॉन, कभी कभी यहाँ पर भी मिल गया, कभी कभार यहाँ पर भी मिल गया इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब ये है, ज्यादातर प्रोबेबिलिटी क्या है इलेक्ट्रॉन मिलने की, जितनी ज्यादा डेंसिटी ऑफ डॉट्स, जो मैंने डॉट बनाए, उतनी ही ज्यादा उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल रीजन। और उसी 3 डायमेंशनल रीजन में जहां पर मोर देन 95% प्रोबेबिलिटी मिलती है, मोर देन, कुछ बुक में 90% लिखेंगे, कुछ बुक में 95%। बोर्ड की एक महान बुक होती है सीबीएसई बोर्ड के लिए, प्रदीप्स न्यू कोर्स केमिस्ट्री, उसमें 90% लिख रखा है, कुछ बुक में 95% लिख रखा है। प्रदीप की बहुत मजाक उड़ाता हूं मैं तो, पर अच्छी बुक है बोर्ड के लिए, है ना। तो मोर देन 95%, हालांकि बोर्ड्स के लिए मैंने वही पढ़ी थी तो मैं रिकमेंड भी करता हूं। तो कंपटीशन के लिए नहीं है, पढ़ने लग जाओगे तो टाइम वेस्ट के अलावा कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। देयर इज नो मच बेनिफिट। अपना लेवल ऊपर रखो सब्जेक्ट का, ताकि वो चीजें अपने आप आसान लगने लगे, है ना। मटेरियल वही करना चाहिए जो बिल्कुल परफेक्टली ओरिएंटेड हो। बड़ी बड़ी बुक उठा के रख दोगे तो 2 साल इतने नहीं है कि मन चाहे आप वो कर लो, नहीं कर पाओगे। बुक रखने से सिलेक्शन नहीं होता, क्वेश्चन करने से सिलेक्शन होता है, क्वेश्चन करने से भी सिलेक्शन नहीं होता, कुछ खास सिलेक्टेड मटेरियल के सिलेक्टेड क्वेश्चन करने से ही सिलेक्शन होता है। सब कुछ आप नहीं कर सकते हो, बी अवेयर ऑफ योर लिमिटेशंस। तो ये हो गया, तो यहां मिला। अच्छा, हमने बोला कि भाई साहब 95% प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के मिलने की इधर, और 95% इधर है, दोनों तरफ बराबर बराबर लगभग डॉट की डेंसिटी मिली। तो हम लोग बोलेंगे कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 95% इस रीजन में मिलता है। और हमने बोला कि ये किसकी फोटो खींची, इमेजिनेशन में किसकी फोटो खींची, मैंने 2px 3px 4px, ये एक्स एक्सिस है, तो मैंने एक्स की फोटो खींची। तो एक्स की फोटो खींची, एक्स की ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस आपके बोर्ड के परपेंडिकुलर है। मैंने जितने हायर द डेंसिटी ऑफ डॉट, 5% मैंने डॉट कहीं कहीं दिखाए, इधर भी दिखाए मैंने बाय चांस, 5% इधर भी चांसेस है। तो जहां पर 5% है, यहाँ सब कुछ 5% है। ये पूरी अगर मैं ये प्लेन बना लूं तो जेड एक्सिस और वाई एक्सिस को लेते हुए प्लेन होगी, ये प्लेन हो जाएगी वाई जेड प्लेन। ये यहाँ पर वो प्लेन है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 होती है, तो ये होगी नोडल प्लेन जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन टेंडिंग टू 0 है, यानी कि लेस देन 5% प्रोबेबिलिटी है। वैसे हम बोले
तो लेस देन 5% प्रोबेबिलिटी है, वो सब नोड है, बाकी सब नोड ही है, पर नोडल प्लेन एक हो गई नोड तो, और ये सब रीजन नोड ही है इसके लिए। जहां जहां पर ये जो मैंने गोले दिखाए हैं दो, इन गोलों के अलावा बाकी जो भी रीजन है वो इस px ऑर्बिटल के लिए तो सब कुछ ही नोड है, क्योंकि बाकी सब लेस देन 5% प्रोबेबिलिटी वाले रीजन में आते हैं, तो वो सब, पर उनको प्लेन नहीं बोलेंगे, प्लेन तो इसको बोलेंगे नोडल प्लेन, बाकी उसको नोडल रीजन बोल देंगे। एक पॉइंट है, जैसे न्यूक्लियस इज ए नोडल पॉइंट, हम लोग पढ़ चुके हैं, श्रोडिंगर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम लोग पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकता, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकता। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस? दैट इज 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस इज 0। तो न्यूक्लियस इज ए नोडल पॉइंट, न्यूक्लियस इज ए नोडल पॉइंट, न्यूक्लियस इज ए नोडल पॉइंट, न्यूक्लियस इज ए नोडल पॉइंट। दो तो नोड आपको पक्का मिल गए, गारंटी से मिल गए, दो नोड हर बच्चा सोच सकता है, अभी जो नॉलेज है उसी से सोच सकता है। दो, एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस 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 के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, ये सबको ज्ञात है, बचपन से पता है सबको। तो न्यूक्लियस इज ए नोडल पॉइंट, न्यूक्लियस तो एक पॉइंट है, तो उसको नोडल प्लेन थोड़ी बोलेंगे। और सारी की सारी नोडल प्लेन या एंगुलर नोड जो भी होंगे वो सब हम लोग देखेंगे, दीज pass through nucleus or they are somewhere, nucleus is one point out of that nodal plane। ये nodal plane में भी nucleus एक point है। न्यूक्लियस को कोई भी इक्वेशन बनाएंगे तो ओरिजिन लेना पड़ेगा, एक्स वाई जेड एक्सिस लेनी पड़ेगी, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड हम लोग यूज करते हैं। तो श्रोडिंगर ने इक्वेशन बनाई इलेक्ट्रॉन वेव के लिए, टेकिंग न्यूक्लियस एज ओरिजिन, टेकिंग न्यूक्लियस एज ओरिजिन, टेकिंग न्यूक्लियस एज ओरिजिन। तो ओरिजिन मानना पड़ेगा कार्टेशियन, तो न्यूक्लियस को माना, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार वाले पार्ट में तो एक्स वाई जेड की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, एक्स वाई जेड की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन अगर मिलता है एक इंस्टेंट के ऊपर, कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रॉन होगा, हम नहीं निकाल सकते, वो बात अलग है एग्जैक्ट पोजीशन, पर कहीं ना कहीं तो होगा, ये बात भी सच है। तो मान लो अब आप बोलोगे सर सचमुच आपने फोटो खींची क्या? मैं तो फोटो उसी की नहीं खींच पाया भाई जिसकी खींचनी थी, इलेक्ट्रॉन की कैसे खींचूंगा? तो कहने का मतलब ये घूमने गया घूमने गया घूमने गया। तो मेरे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 95% से जहां पर होती है उस इमेजिनरी 3D स्पेस को, इमेजिनरी क्यों बोला? क्योंकि भाई साहब किसी ने देखा नहीं, किसी से इक्वेशन बनाई, इक्वेशन से एक इमेजिनरी ग्राफ बन गया, उस ग्राफ को हमने ऑर्बिटल बोल दिया। जहां पर वो ग्राफ नहीं आ रहा, प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहा, नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी बता रहा है, लेस देन 5% बता रहा है, उस रीजन को हमने नोडल रीजन बोल दिया, उस पॉइंट को नोडल पॉइंट बोल दिया, उस प्लेन को नोडल प्लेन बोल दी। तो वो बात अलग है। लेकिन जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है उस रीजन को, उस 3D वाले रीजन को, वो तो इमेजिनरी रीजन है, वो तो एक इक्वेशन है, किसी साइंटिस्ट ने उस इक्वेशन के सॉल्यूशन से बना हुआ मैथमेटिकल गेम है, बना हुआ ग्राफ है, वो किसी ने असलियत में नहीं देखा ऑर्बिटल। लेकिन पूरी केमिस्ट्री पूरी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे टिकी हुई है, पूरी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे टिकी हुई है, ये बात भी सत्य है। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, अब इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट में हम लोग पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे, बट ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बेस बनाते हुए ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट इरविन श्रोडिंगर ने 1926, कोई नहीं पूछेगा 1926 कोई मतलब का नहीं है, साइंस स्टूडेंट के लिए कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हिस्ट्री ऑफ एटम ही पढ़ते हो, और क्या पढ़ते हो? वी आर स्टडीइंग हिस्ट्री ऑफ एटम, नथिंग एल्स। तो बोर्स मॉडल, सोमरफेल्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल सब एटम की थ्योरी की हिस्ट्री है। ये वेव मैकेनिकल थ्योरी है, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, फिर हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे सारी कहानी, धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करेंगे। हर वेव की इक्वेशन है। मुझे लगता है कि जो श्रोडिंगर साहब थे ना, वो भोले शंकर के भक्त थे, भक्त, भोले शंकर के भक्त थे। तो उन्होंने त्रिशूल बनाया, त्रिशूल, इसको बोलते हैं हम लोग साई, फाई नहीं, साई, साई भगवान, साई तेरा ही सारा, शिरडी भगवान। ये सब नो, महाराष्ट्र में जाओ, शिरडी में जाओ, अगर आप, बॉम्बे की 2-2.5 घंटे का रन है, सब लोग बॉम्बे जाते हैं तब जनरली शिरडी भगवान के दर्शन करने जाते हैं। बोला जाता है कि शिरडी गांव में आज भी दरवाजे खुले रहते हैं, हालांकि मैंने विटनेस नहीं किया, मैं तो बस भगवान के दर्शन करके आया था। साई भगवान के बारे में बोला जाता है कि साई तेरे विचार करोड़ों माने,
अगर तेरे विचार मानते हैं तो कोई लड़ता झगड़ता नहीं है, क्योंकि उन्होंने रिलीजन को बेस नहीं बनाया, उन्होंने कास्ट का बेस, जो डिवाइड करने वाली चीजें हैं, उन्होंने उस थॉट प्रोसेस में आई नहीं जो हमारी सोसाइटी में विद्यमान है, और हम उस चीज को लेकर चलते हैं क्योंकि हमारे सरनेम में लगा दिया जाता है। यस और नो? वैसे 10th तक मैंने कोई सरनेम नहीं लगाया था, धीरे धीरे वो पासपोर्ट बनवाने लगा जब मुझे आउटसाइड इंडिया जाना था, जॉब के सिलसिले में, जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो उस टाइम के ऊपर मजबूर कर दिया उन लोगों ने कि सरनेम इज कंपलसरी। तो मैंने बोला माय नेम इज खान बट आई एम नॉट टेररिस्ट। खैर, तो सरनेम लगाना जरूरी था, नेम भी खान नहीं था, तो मैं बोले जाने दो अब तो भाई साहब। तो पासपोर्ट वाले बोलते हैं भाई सरनेम लगाना, इसलिए मुझे लगाना पड़ा, अदरवाइज तो मैंने कभी लगाया नहीं, बाद में लगाना पड़ा। तो देखो साई, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में साई क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन। क्या? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन और एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन, या वेव फंक्शन भी बोल दो इसको, किसका? हर इलेक्ट्रॉन का, हर वेव का अपना वेव होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वेव है, क्या है? इलेक्ट्रॉन वेव। इलेक्ट्रॉन वेव क्या है? एक मैटर वेव है, या फिर पार्टिकल वेव बोलो, या फिर डी ब्रोगली वेव बोलो क्योंकि रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का होता है, डी ब्रोगली वेव बोलो क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूविंग है तो वो वेव नेचर रखेगा, और वेव नेचर हम लोग एस्टेब्लिश कर चुके। और जब हमने डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर पढ़ा था तो हमने एक इंसान का, एक बॉल का, सबका डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाली थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की भी निकाली थी एक क्वेश्चन में। और जब इलेक्ट्रॉन की वेव निकाली थी उसकी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की आई थी, तो कंसीडरेबल वेव नेचर आया था, और तब से हम बोलने लगे कि इलेक्ट्रॉन में कंसीडरेबल वेव नेचर होता है। हालांकि ये पार्टिकल भी है, ये पार्टिकल वेव, मैटर वेव, डी ब्रोगली वेव है, तो इसके लिए लेमडा एच अपॉन एम वी लिख सकता हूं। ये एक स्टेशनरी वेव है, ये एक स्टैंडिंग वेव है, ये फिजिक्स में टाइप ऑफ वेव पढ़ते हो, ये एक स्टैंडिंग वेव है। स्टैंडिंग वेव का मैं हल्का सा मतलब बताऊंगा। ये एक स्टैंडिंग वेव है, फिजिक्स में आप स्टैंडिंग वेव काफी पढ़ते हो। रोप्स में क्या करते हैं? देखो, एक रोप से दोनों साइड बांध लिया रोप को ना, इधर से भी बांध लिया, इधर से भी बांध लिया, बस जिस तरह मैं समझा रहा हूं इस तरह ही सबसे पहले फिजिक्स में समझाया जाता है। पहला डिस्कशन यही होता है स्टैंडिंग वेव का। तो इसमें क्या है कि आपने बंद दिया रोप को, तो ऐसे 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 ऐसे, फिर ये दोबारा आएगा, तो ये फिर ये पॉइंट, कुछ पॉइंट होते हैं वो कॉमन होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं वो कॉमन होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं वो कॉमन होते हैं। बम्प चाहे स्ट्रॉन्गली दो चाहे बम्प वीकली दो, कुछ पॉइंट कॉमन होते हैं, कुछ पॉइंट कॉमन होते हैं। और ये पॉइंट जहां पर इनका एम्पलीट्यूड जीरो है, क्या है? इधर इधर तो एम्पलीट्यूड ये हो गया, ये एम्पलीट्यूड हो गया, लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो है, तो इन पॉइंट को फिजिक्स में बोल दिया जाता है, इस तरह की वेव को स्टैंडिंग वेव, जिनके नोड फिक्स होते हैं, फिक्स पोजीशन पे होते हैं, इनको हम नोड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नोड बोल देते हैं, जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो है। स्टैंडिंग वेव, तो स्टैंडिंग वेव के नोड फिक्स होते हैं, और जहां पर इनका एम्पलीट्यूड जीरो होता है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड इतना है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड इतना है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो इतना होता है। एम्पलीट्यूड मतलब वेव फंक्शन का, जो हम वेव फंक्शन की वैल्यू बोलेंगे, वेव फंक्शन की वैल्यू बोलेंगे, जैसे यहाँ साई, और मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो एम्पलीट्यूड होता है। तो जहां पर वेव फंक्शन की वैल्यू आपकी जीरो हो जाती है उसको हम नोड बोल देते हैं फिजिक्स में, फिजिक्स पढ़ते टाइम। तो ये स्टैंडिंग वेव की खासियत होती है, इन पॉइंट्स को नोडल पॉइंट बोलते हैं, जहां पे क्या हो गया, साई जीरो हो गया, साई स्क्वायर जीरो हो गया। जहां पे साई जीरो हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन इज जीरो, और साई इज इक्वल टू जीरो। आप फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हो, वेव चैप्टर में बार बार यूज करते हो आप, एक इंटेंसिटी ऑफ वेव, वो मैं यहां पे यूज करूंगा, इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन स्क्वायर। ये आप यूज करते हो डिफरेंट वेव्स में, वेव चैप्टर में आप लोग यूज करते हो। तो फिजिक्स का इस चीज को मैं डायरेक्टली यहाँ पर यूज करूंगा, इस फंडे को मैं यूज करूंगा, फिजिक्स के इस फंडे को, कि इंटेंसिटी ऑफ वेव, यहाँ पर इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी समझो, यहाँ पे इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी समझो।
ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर। अब साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। साई इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन, साई इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन। पार्टिकल वेव, स्टैंडिंग वेव, ये 3D वेव भी है। क्या है? 3D वेव भी है, 3D वेव भी है, ठीक है, 3D वेव। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन, तो उन्होंने क्या बोला कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, हम तो वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की मेनली बात करते हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पार्ट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है लाइक ए वेव, लाइक ए वेव। और उस वेव इक्वेशन के लिए कैसे? In the electric field of positively charged nucleus, negatively charged electron are revolving. Negative charged electron not in circular path, not in orbit, but just like a wave, just like a wave in almost simple harmonic motion, almost simple harmonic motion. तो कुछ पॉइंट लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 1 जो मैंने डिस्कस किया, कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 1, wave mechanical model of atom was developed. Point number 1, wave mechanical model of atom was developed on the basis of dual nature, यानी कि डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डुअल नेचर, जो कि बोह्स मॉडल की डीमेरिट थी, एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सर एक बार रिपीट कर दो। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम वाज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ डुअल नेचर, यानी कि डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर, dual nature and uncertainty principle, uncertainty principle, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम, एग्जैक्ट एनर्जी नहीं बता सकते हैं। बाय इरविन श्रोडिंगर, बाय इरविन श्रोडिंगर इन 1926। 1926 मत लिखो चाहे। In wave mechanical model of atom, in wave mechanical model of atom, electron is taken as 3-dimensional wave। तीनों कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, एक्स वाई और जेड तीनों की जरूरत पड़ेगी। 3-dimensional इसलिए वो कहां रहता है? 3D वाला रीजन है, इसलिए ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट 3D कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज 3-dimensional wave in electric field of positively charged nucleus, in electric field of positively charged nucleus, in electric field of positively charged nucleus, in electric field of positively charged nucleus. It is based on probability approach, चांसेस के ऊपर है, कहां मिलेगा ये सब प्रोबेबिलिटी है, चांसेस के ऊपर है, एग्जैक्ट तो पता नहीं है हम लोगों को। It is based on probability approach. Probability of finding the electron at any point around the nucleus. Probability of finding the electron at any point around the nucleus. Probability of finding the electron at any point around the nucleus. Any point around the nucleus. Can be calculated. Can be calculated with the help of Schrodinger wave equation. Schrodinger wave equation of electron wave. Schrodinger wave equation of electron wave. Schrodinger wave equation for electron wave. ठीक है? Repeat. Probability of finding the electron at any point around the nucleus
can be calculated with the help of Schrodinger wave equation of electron wave. कोई भी इक्वेशन बनाते हैं तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ में या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम R थीटा फाई में, रेयरली पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम देखते हैं, मेनली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो सब जानते हैं, XYZ की फॉर्म में तो सब जानते हैं। हाँ, 3D वाले आपने इक्वेशन 10 तक नहीं देखी है, वो बात सही है, ये तो 12th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स में आती है स्क्वायर वगैरह 3D वाले, ताकि 2D तक ही जनरली लिमिटेड रहता है इक्वेशन वगैरह बनाना। न्यूक्लियस कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। श्रोडिंगर ने अपनी वेव इक्वेशन बनाई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसने इलेक्ट्रॉन को एक वेव माना, तो ये न्यूक्लियस है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, और कैसे घूमेगा, वेव की तरह घूमेगा। उसकी एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं पता, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी बेसिस के ऊपर काम करेंगे, इस रीजन में मिलेगा, तो जिस रीजन में मिलने की संभावना उसकी सबसे ज्यादा है, उसी को ही हमने ऑर्बिटल बोला। मोर देन 90-95% प्रोबेबिलिटी जहां पर है, उस रीजन को हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं, उस रीजन को हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। और जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 है। किस तरह मैथमेटिकल गेम चलेगा वही हम लोगों को समझना है। तो हम क्या क्या यूज करेंगे, साई इलेक्ट्रॉन एक वेव है, इलेक्ट्रॉन को हम वेव की तरह कंसीडर करेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन वेव बोलो, क्या क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रॉन वेव, अभी अभी लिखा था, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल, क्योंकि रेस्ट मास होता है, तो पार्टिकल वेव बोलो, मैटर वेव बोलो, या डी ब्रोगली वेव बोलो, ये तो एक साथ ही हमने पढ़े थे। डी ब्रोगली वेव तो तुरंत h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम लोग देख सकते हैं, और नीचे जो मोमेंट है उसकी जगह 2mke अंडर रूट भी लिख सकते हैं। ये क्या है, स्टैंडिंग वेव है, स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव, फिजिक्स में पढ़ते हुए सब टाइप्स। एक ये साइन वेव है, क्या है, साइन वेव लिया, किसने लिया, हमने नहीं लिया, ये तो श्रोडिंगर ने जो लिया वो लिया, उसका गेम था, उसका सारा मैथमेटिकल गेम था, हम तो पढ़ रहे हैं, हमने थोड़ी लिया है। साइन वेव आप लोग जानते हो, साइन वेव कैसे रहती है, उसी को हम 3D में ले जाएंगे। मैं तो एक प्लेन की बात कर लेता हूं। साइन वेव ऐसे रहती है ना, साइन y इज इक्वल टू साइन x का जो फंक्शन है, जो मैथमेटिकली साइन फंक्शन को ओबे करे, वो साइन वेव है। तो ये साइनसोइडल वेव है या साइन वेव है, साइनसोइडल वेव है या साइन वेव है। तो आपको बोलेंगे इरविन श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन को एक साइन वेव लिया या कॉस वेव लिया, साइनसोइडल वेव लिया, साइन वेव लिया, ठीक है, साइनसोइडल वेव लिया, साइन वेव लिया, ठीक है। और स्टैंडिंग वेव लिया, क्या लिया, स्टैंडिंग वेव, इस तरह चलता रहेगा। ये कॉमन पॉइंट्स हैं इसके। दीज आर कॉमन है ना, स्टैंडिंग वेव में ये नोड वाले पॉइंट, नोडल पॉइंट फिक्स होते हैं, नोडल पॉइंट्स आर फिक्स, नोडल पॉइंट्स आर फिक्स, राइट। तो ये साइनसोइडल वेव है, साइन वेव है, श्रोडिंगर ने साइन वेव की तरह लिया, यू हैव टू कीप इन माइंड। धीरे धीरे हम मैथमेटिकल पार्ट में धीरे धीरे पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो मैथ फिजिक्स क्या बोलती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव का स्क्वायर, यहाँ पे साई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो हम साई स्क्वायर को ही लेंगे, पर इसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलेंगे। अब देखो साई क्या है आपका, कुछ पैरामीटर, साई साई वेव फंक्शन और एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन वेव, इलेक्ट्रॉन को एक वेव माना, और कोई भी वेव की इक्वेशन बनानी हो तो हमें ओरिजिन लेना पड़ेगा, XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम
लेना पड़ेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, या आर थीटा फाई लेना पड़ेगा, ओरिजिन तो मानना पड़ेगा। तो उन्होंने जो श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के लिए एक वेव इक्वेशन बनाई, उसमें क्या अज्यूम किया कि न्यूक्लियस इज ओरिजिन, न्यूक्लियस ऑफ एटम इज ओरिजिन। एटम के लिए मॉडल बनाते टाइम इलेक्ट्रॉन को एक वेव माना और वेव की तरह कंसीडर करते टाइम न्यूक्लियस को ओरिजिन लिया, न्यूक्लियस को ओरिजिन लिया। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन साई है। मैथमेटिकली सारा मैथमेटिकल गेम है, तो उन्होंने क्या लिया, अब 3D वेव है, 3D वेव है तो हम क्या करेंगे, पक्की बात है मैथमेटिकली साई इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और साई इज फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई, आर थीटा एंड फाई, आर थीटा एंड फाई, ये दोनों एंगल्स हैं, ये रेडियल डिस्टेंस है, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। आर थीटा फाई 3 पैरामीटर होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स वाई जेड में एक्स और वाई और जेड का मतलब क्या होता है वो हम लोग जानते हैं। साई ना तो आपको मोमेंटम बताती है, साई ना पोजीशन बताती है, ना काइनेटिक एनर्जी बताती है, ना पोटेंशियल एनर्जी बताती है, तो फिजिकल मीनिंग नहीं है साई का, फिजिकल मीनिंग है। लेकिन साई के साथ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करें, जैसे साई का स्क्वायर कर दे, by performing some mathematical operation with psi we get some valuable information about electron। psi पूरी जन्म पत्री है, बर्थ चार्ट है पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन का, इसके अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। लेकिन डायरेक्टली इससे नहीं, इसके साथ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं और उस सब से या इससे कोई इक्वेशन बनाते हैं, उस सब से जो निकलते हैं सॉल्यूशन, उनकी एनालिसिस से हमें फिजिकली सिग्निफिकेंट चीजें मिलती हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस वाली चीजें मिलती हैं। तो इट इज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, बड़ी कॉम्प्लेक्स सी क्वांटिटी होती है साई। अभी हम देखेंगे भी इसके एक्सप्रेशंस। साई को हम कभी भी एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी एक ग्राफ, एक इक्वेशन है, इक्वेशन के आधार पर हम वैसा मानते हैं, सारा गेम उसी के हिसाब से सब कुछ चलता है। जो इरविन श्रोडिंगर ने इक्वेशन बनाई तो उसी इक्वेशन को हम लोग मानते हैं, उसी के हिसाब से सारे कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल गेम चलता है, जिसकी वजह से सब कुछ ऑर्बिटल इनकी सबकी शेप उसी इक्वेशन से आई है। ऐसे ही कुछ नहीं बना लिया, ऐसे ही कुछ नहीं बना लिया। तो लिखो साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। ना ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ना पोटेंशियल एनर्जी, ना पोजीशन, ना मोमेंटम, कोई डायरेक्ट उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देती है। बट इसके ऊपर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करें तो ये फिजिकली सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, लिखो वैल्यू ऑफ साई कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। इसकी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। साई कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, साई कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। लेकिन साई का अगर हम स्क्वायर कर दें, साई स्क्वायर या साई मॉडुलस स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ध्यान रखिए क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं बोलते, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। क्या बताता है ये, ध्यान रखना, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे। साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। साई की एक एक्स वाई जेड के लिए, एक एक्स वाई जेड एक पॉइंट है, वहां पर साई की एक यूनिक वैल्यू होगी, एक खास वैल्यू होगी, क्योंकि इट इज मैथमेटिकली इट इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड आर थीटा फाई। खास पॉइंट पे आर थीटा फाई की एक सेट ऑफ वैल्यू होती है, एक्स वाई जेड की एक यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज होती है। तो यूनिक वैल्यू होगी साई की, साई स्क्वायर की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अराउंड न्यूक्लियस एक यूनिक वैल्यू होगी। और ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी,
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? पर यूनिट वॉल्यूम होती है वैसे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो आपकी ग्रेविटी वाली मास वाली डेंसिटी हो गई। डेंसिटी हम बहुत सारी चीजों की बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं, वहां तो कोई मास वास आता नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो है प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है? प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मास वाली डेंसिटी होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो ये क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, बट क्योंकि साई की वैल्यू पर्टिकुलर पॉइंट पे, साई की वैल्यू फिक्स है, एक्स वाई जेड फिक्स है पर्टिकुलर पॉइंट का, तो साई की वैल्यू भी फिक्स है। लेकिन लेकिन ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पर यूनिट वॉल्यूम ले लें, छोटा सा वॉल्यूम ले लें, उस पर यूनिट वॉल्यूम की पे, उस पॉइंट के राउंड पर यूनिट वॉल्यूम ले लें, उस पर यूनिट वॉल्यूम में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बताती है। तो इसका परफेक्ट साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करती है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसका मतलब क्या है? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, लिख लें बिल्कुल क्लियरली, ऐसा कैसा स्टेटमेंट जैसे मैं लिख रहा हूं ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ मिलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये वही है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, फिजिक्स से उठाई हुई चीज। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट, ठीक है, साई की वैल्यू खास पॉइंट पे खास है, साई स्क्वायर की वैल्यू भी खास होगी। एट ए पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसका ध्यान रखना, डेंसिटी आते ही पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो यहां पर कोई पॉइंट है, ठीक है, यहां पर प्रोबेबिलिटी है साई स्क्वायर, तो मैं यहां पर एक यूनिट वॉल्यूम ले लेता हूं। क्या कर लेता हूं? एक यूनिट वॉल्यूम ले लेता हूं। लेट मी टेक वन यूनिट वॉल्यूम। ये मान लो एक्स एक्सिस है तो ये डी एक्स हो गया, ये वाई एक्सिस है तो ये डी वाई हो गया, और ये आपका जेड एक्सिस है तो ये डी जेड हो गया, डी जेड। तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? डी एक्स, डी वाई और डी जेड, लेंथ ब्रेथ और हाइट। छोटा सा लूंगा मैं, एक छोटा सा वॉल्यूम लूंगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी है? साई स्क्वायर है पर यूनिट वॉल्यूम, और इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी यहां पर पर्टिकुलर डिस्टेंस आर के ऊपर, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी मेरी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पर्टिकुलर डिस्टेंस आर के ऊपर। अगर मैं ये पूरा वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दूं तो मैंने छोटा सा, तो ये प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम है साई स्क्वायर। अगर मैं साई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूं डीवी से, तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एट रेडियल डिस्टेंस, पर्टिकुलर जो भी रेडियल डिस्टेंस होगा वो आर लिखा है, रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, फ्रॉम न्यूक्लियस, आर डिस्टेंस की भी आ जाएगी। अब देखो, मैं आपसे बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, मुझे जल्दी बताना, ये है प्रोबेबिलिटी किसी एक छोटे से डीवी में। अगर मैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक पूरा इंटीग्रेट कर दूं, ये क्या हो गया मेरा? dx, dy और dz। यानी कि न्यूक्लियस से इधर भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, y भी माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, z भी माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। तो क्या आ जाएगी? पूरा स्पेस आ गया अराउंड न्यूक्लियस, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी अगर हम यूनिट चढ़ाएं तो प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी आ जाएगी। सारा स्पेस आ गया इसमें, तो जहां पर प्रोबेबिलिटी मिलने की संभावना ज्यादा है, कम है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हरदम कितनी होगी? 1 होगी। टोटल प्रोबेबिलिटी हरदम कितनी होगी? 1 होगी। टोटल प्रोबेबिलिटी हरदम कितनी होगी? 1 होगी। तो इसको मैं बोलूं dx, dy, dz, मैं सारी की सारी वैल्यू ले लूं तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी मेरी? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी मेरी 1 टोटल, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना इलेक्ट्रॉन यार। सारी प्रोबेबिलिटी उसी के अंदर आ गई। या परसेंटेज की टर्म में बोलूं तो 100% है, तो फ्रैक्शन की टर्म में बोली सारी की सारी कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही ना। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ले लेंगे तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही इलेक्ट्रॉन।
तो अगर मैं इसकी बात करूं, सारे के सारे हर डायरेक्शन में एक्स वाई जेड में माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यानी कि पूरा रीजन हो गया, पूरा रीजन हो गया अराउंड न्यूक्लियस, पूरा रीजन हो गया अराउंड न्यूक्लियस, पूरा रीजन हो गया अराउंड न्यूक्लियस। तो बच्चों कहीं ना पूरी पूरी कहीं ना कहीं तो मिलेगी, तो 100% चांसेस है, माइनस इन्फिनिटी कम मिलेगी तो प्रोबेबिलिटी 100% हो गई, यानी कि प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, और परसेंटेज में 100% होगी, परसेंटेज में 100% होगी। तो साई स्क्वायर क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। साई स्क्वायर क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, पर ये पर यूनिट वॉल्यूम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग। देखो एक चीज है समझना गौर से, प्रोबेबिलिटी, सर 1 मिनट प्रीवियस पेज निकाल दो। ये याद रखना किसको क्या बोलते हैं। एक है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, उसका मतलब समझना, छोटे छोटे वर्ड्स में आपको खलबली होगी, आपको परेशानी होगी, क्वेश्चन में पूछा कुछ जाएगा, आप निकाल दोगे कुछ और, आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ये हो गया हो गया सर। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एक हो गया, एक हो गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, दूसरा हो गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक हो गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, दूसरा हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डेंसिटी वर्ड हटा दो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हालांकि यहां पर रेडियल वर्ड यूज होता है जनरली, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन और रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है, या रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। और रेडियल वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे, पहले हम जनरल टर्म देख लेते हैं। तो इसका मतलब है जब भी ये बोला जाए तो इसका मतलब है साई स्क्वायर और साई मॉडुलस स्क्वायर, और इसका मतलब है 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इसका मतलब ये है। तो तीन तरह के ग्राफ देखोगे आप जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं केपीवाई में, खासकर साई आर या फिर आर बोलो, इसको बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन, है ना। वेव फंक्शन के दो पार्ट हो जाएंगे, रेडियल वेव फंक्शन, है ना, जो सिर्फ आर थीटा और फाई वाले एंगल हो जाते हैं, वो हम देखते हैं। जस्ट लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर में आर अलग कर लेते हो, थीटा फाई वाला पार्ट अलग कर लेते हो आप, वही तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा है। आर हो गया ये आर, ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये साई का मतलब साई आर है, अभी थोड़ी देर में देखेंगे, पर अभी आप ऐसे लेके चलो। तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इन सब का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साई का स्क्वायर लो। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब साई स्क्वायर लो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। बताओ ये वैल्यू 0 हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है, स्क्वायर ले लिया या नेगेटिव कैसे होगी? इसमें 4 पाई तो पॉजिटिव है, आर स्क्वायर भी 0 या पॉजिटिव, साई स्क्वायर भी 0 और पॉजिटिव। इसकी रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन का ग्राफ भी एक्स एक्सिस के नीचे कभी नहीं आ सकता, लेकिन जो साई है वो नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों वैल्यू रख सकती है। यस और नो? तो तीन ग्राफ आएंगे आपको, एक साई आर रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस आर का ग्राफ आएगा, दूसरा साई आर स्क्वायर, दूसरा, तीन तरह के ग्राफ आएंगे क्वेश्चन में। ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, साई आर स्क्वायर वर्सेस आर, और तीसरा आएगा रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन का 4 पाई आर स्क्वायर। इसको ये बोलो या फिर सिर्फ रेडियल पार्ट को आर बोलो, ये बोलो सिर्फ आर स्क्वायर बोलो, तो 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन वर्सेस आर, ये तीन ग्राफ। ये ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे ऊपर दोनों जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों वैल्यूज हैं इसकी। लेकिन ये वाला और ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस के, आर एक्सिस के ऊपर ऊपर रहेंगे, आर एक्सिस के नीचे की साइड ये वाले ग्राफ नहीं जाने वाले हैं। लेकिन ये वाला ग्राफ तो
आर एक्सिस जो है उसके नीचे भी रहेगा, ऊपर भी रहेगा और इधर भी रहेगा ये वाला ग्राफ। बाकी ये दोनों ग्राफ हैं वो आर एक्सिस के ऊपर ऊपर रहेंगे। अब चाहे साई स्क्वायर हो या फिर 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर हो, वाई एक्सिस के ऊपर। ये तीन ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। और इस वाले ग्राफ से, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन वाले ग्राफ से आपको, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन वाले ग्राफ से आपको मोस्ट प्रोबेबल रेडियस का फंडा निकल के सामने आता है। मोस्ट प्रोबेबल रेडियस का फंडा निकल के सामने आता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल रेडियस का फंडा निकल के सामने आता है। ओके बच्चों, मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करता हूं। टॉपिक लिखो, Erwin Schrödinger gave wave equation for electron, gave wave equation for electron, wave equation for electron considering, उन्होंने क्या अज्यूम किया कि न्यूक्लियस को रीजन मान लो, बाकी एक्सल न्यूक्लियर पार्ट में जहां इलेक्ट्रॉन है वो पूरा रीजन आपका ओरिजिन के अलावा वाला 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोई अलग अलग पॉइंट हो जाएंगे। कंसीडरिंग न्यूक्लियस, इक्वेशन बनाएंगे तो कुछ ओरिजिन भी लेना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी लेना पड़ेगा, तभी इक्वेशन बनती है। सीधी बात यह है। उसने इलेक्ट्रॉन को एक साइन वेव की तरह कंसीडर किया। इलेक्ट्रॉन को एक, ही कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन एज साइन वेव। देखो, ही कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन, हमने नहीं, श्रोडिंगर साहब ने कंसीडर किया। जो कि आप बस हम पढ़ रहे हैं। He considered electron as sine wave. He considered electron as sine wave, which perform almost SHM around nucleus. Which perform almost SHM around nucleus. SHM around nucleus. देखो, ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, सभी बच्चों को चैलेंजिंग रहता है। अगर आपने एक दो लेक्चर में मेरी बातें ढंग से सुन ली तो आपको रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको क्वेश्चन मजाक लगेंगे, बट यू हैव टू अटेंड द कंप्लीट डिस्कशन ऑफ इट। एक लेक्चर में हो या 2 लेक्चर में हो या 2.5 लेक्चर में हो, एग्जाम्पल समेत, बट इसका फंडा सब लोग क्लियर कर लेना। हिंदुस्तान के 99.99% स्टूडेंट फेस प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक। रीजन बीइंग, कुछ तो है ही, लिमिटेशंस, मैथमेटिकल लिमिटेशंस हैं। अब देखो, अगर एक्स डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो साई एक्स, वैसे 3 डायमेंशनल वेव है, एक्स वाई जेड तीनों मानना पड़ेगा, पर मैं साई का एक्स पार्ट ले लेता हूं। तो ए साइन, ये एम्पलीट्यूड हो गया, ए साइन 2 पाई एक्स, ये वेव 2 पाई एक्स बाई लेमडा, ए साइन 2 पाई एक्स। जल्दी से जल्दी मुझे बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ टिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स क्या होता है, बताओ। कोस एक्स या माइनस कोस एक्स? डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्या होता है? साइन एक्स का माइनस कोस एक्स या कोस एक्स? कोस एक्स का माइनस साइन। फॉर्मूला याद है ना बेसिक मैथमेटिक्स से? मैं यूज करूंगा इस फॉर्मूला को, ठीक है, यूज करूंगा ये फॉर्मूला को। अब ये साइनसोइडल वेव है। अब एक चीज मैं करवा रहा हूं जो आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी कर लो। डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ, लिख लेना, नोट इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। फिजिक्स में भी पढ़ते हो आप, लेकिन फिजिक्स में काम आती है, केमिस्ट्री में ये काम नहीं आती। केमिस्ट्री के सिलेबस में ये नॉट यूजफुल। ये मैंने एक्स, इसी तरह
3 डायमेंशनल वेव है तो मैं साई का y वाला पार्ट भी ले लेता हूं और साई का z वाला पार्ट भी ले लेता हूं। तो ये श्रोडिंगर ने जो लिया वही मैं ले रहा हूं, 2 पाई y बाई लेमडा। एंड साइनसोइडल वेव ली, साइन फंक्शन है, देख लो कोस फंक्शन नहीं है, साइन वेव है ये, कोस वेव नहीं ली, ये श्रोडिंगर ने ली, हमने नहीं ली। जो ली वो हम लोग पढ़ रहे हैं, 2 पाई जेड बाई लेमडा। ठीक है, जेड को कैसे भी लिख लो आप। इन द सिमिलर फैशन 2 पाई जेड बाई लेमडा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ये हो गया। तो इससे क्या समझ में आया, जो श्रोडिंगर साहब ने ली हमने वो ले ली है यहां पर। लेकिन वेव इक्वेशन है क्या, श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन पहले ये तो देख ले, फिर हम मैथमेटिकल गेम खेलेंगे, हमें क्या करना है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है फॉर इलेक्ट्रॉन वेव, जो श्रोडिंगर ने दी, डायरेक्टली आपको नीट में पूछते हैं। पहले मैं वेव इक्वेशन लिख देता हूं, उसको अलग अलग अवतार में लिख देता हूं, फिर बाद में हम उसके डेरिवेशन के बारे में सोचेंगे। हालांकि फेज डिफरेंस का फंडा शायद नहीं आता होगा आप लोगों को अभी तक। देखो ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन, सारा मैथमेटिकल गेम है। हर बच्चे को याद होनी चाहिए। डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ मिलेगा आपको, यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर इट। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक वेव माना और इक्वेशन बनाते टाइम न्यूक्लियस को ओरिजिन माना। ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वेयर एक्स वाई जेड क्या है सबको पता है, 3 स्पेस कोऑर्डिनेट्स है। स्पेस में 3D स्पेस में कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 कोऑर्डिनेट्स हम लोग लेते हैं, एक्स वाई जेड, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसी इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। एम क्या है, जो डी ब्रोगली वेव है, मैटर वेव है, वो मैटर है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एच क्या है भाई साहब, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ई क्या है, वही बोर्स मॉडल में पढ़ी है, वही है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती है, समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वी क्या है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है। वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। और टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वी पोटेंशियल एनर्जी है। और साई तो आप जानते ही हो, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन अभी लिया हमने, साइन फंक्शन, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। यहां से साफ साफ समझ में आता है, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से साइन फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है साई, एक्स वाई जेड का फंक्शन है साई। साइन वेव की तरह कंसीडर किया है उसने, जिनका साइन वाला मैथमेटिकल फंक्शन होता है जिन वेव का, उनको साइन वेव बोला जाता है, साइंस में साइन वेव बोला जाता है। ठीक है, ओके, ये सब चीजें तो आप जानते ही हो। हम हौले हौले इसके डेरिवेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। ये इक्वेशन है। अच्छा, मैं इसको अलग अवतार में तो लिख दूं, किस आपको लिखा हुआ मिलेगा,